हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो हम लोग पढ़ते हैं क्लास 12th ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर मानव भूगोल प्रकृति एवं विशेष क्षेत्र। ये चैप्टर का नाम है। तो हम लोगों ने पहले 4 क्वेश्चन पढ़ लिया हुआ था, तो आज हम लोग पढ़ेंगे 5वां क्वेश्चन। और इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन है क्या। और इसके पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर पसंद आए तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या है देखते हैं। मानव भूगोल की प्रकृति क्या है? तो मानव भूगोल की प्रकृति क्या है इसके बारे में जानते हैं। उत्तर: मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण और मानव जनित पर्यावरण या मानवीय पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन करता है और भौतिक पर्यावरण किस प्रकार हमें विकल्प उपलब्ध कराता है उसकी भी व्याख्या करता है। मतलब हम लोग अगर समझे तो क्या है इसका मतलब कि पर्यावरण मानव जीवन को किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है और मानव पर्यावरण को किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है उसका ही व्याख्या करना ही हम लोग उसको क्या कहते हैं, मानव भूगोल की प्रकृति कहा जाता है। मतलब पर्यावरण किस प्रकार से मानव को प्रभावित कर रहा है और मानव किस प्रकार से पर्यावरण को प्रभावित कर रहा है। आगे क्या है 6ठा क्वेश्चन, क्षेत्रीय विभेदन पारदेशिक भिन्नता क्षेत्रीय भिन्नता क्या है? तो तीनों क्वेश्चन मीन्स सेम है और कोई भी पूछा जा सकता है कि पारदेशिक भिन्नता क्या है या क्षेत्रीय भिन्नता क्या है या क्षेत्रीय विभेदन क्या है, तो सबका आंसर एक ही होगा। तो चलिए इसका उत्तर हम लोग जानते हैं। किसी भौगोलिक क्षेत्र या प्रदेश को उसकी विशिष्ट भौतिक और सांस्कृतिक विशेषताओं के आधार पर दूसरे से अलग करना क्षेत्रीय विभेदन कहलाता है। उदाहरण क्या है? उदाहरण के लिए बिहार और महाराष्ट्र के बीच सांस्कृतिक, जलवायु और भू आकृति में अंतर देख सकते हैं। मतलब किसी भी प्रदेश का भौतिक और सांस्कृतिक में बहुत ज़्यादा अंतर होता है, यानी कि भिन्न भिन्न होता है। अगर अभी उदाहरण में हम लोग को देख लिए बिहार और महाराष्ट्र, तो बिहार का जो संस्कृति है वो अलग है, वहाँ की जलवायु अलग है, वहाँ का जो भू आकृति वो अलग है, और महाराष्ट्र का भी अलग अलग है। तो इस प्रकार से जो हम लोग उसमें जो अलग अलग एक दूसरे के आधार पर जो हम लोग भिन्नता निकालते हैं उसी को हम लोग क्षेत्रीय विभेदन कहलाता है। ठीक है, आगे क्या है 7वां क्वेश्चन, मानव भूगोल की प्रमुख विचारधाराओं की चर्चा करें। तो इसका प्रमुख विचारधारा तो 3 है और तीनों जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, VVI है और हर बार ये पूछता है एग्जाम में। तो आप लोग इसको जरूर पढ़िएगा, एक ना एक जरूर इससे पूछता है। 3 है तो 3 में से 1 या 2 पूछता है या अंतर दे देता है। ठीक है, तो इसको हम लोग जानते हैं। उत्तर: मानव भूगोल की प्रमुख विचारधाराओं का वर्णन हम निम्नलिखित रूपों में कर सकते हैं। तो पहला क्या है, नियतिवाद या पर्यावरणीय निश्चयवाद। नियतिवाद को ही हम लोग निश्चयवाद के नाम से भी जानते हैं। पॉइंट बाय पॉइंट इसको पढ़ेंगे। यह एक प्राचीन विचारधारा है जिसमें प्रकृति को श्रेष्ठ माना जाता है। इसमें क्या है, प्रकृति को श्रेष्ठ माना जाता है। दूसरा पॉइंट इसमें, जब प्रौद्योगिकी का स्तर निम्न था तब मनुष्य प्रकृति के आदेशों के अनुसार अपने आप को ढालने के बाध्य था। इस प्रकार के अनन्य क्रिया को नियतिवाद कहा जाता है, यानी कि इस प्रकार की प्रतिक्रिया को ही नियतिवाद कहा जाता है। इस विचारधारा के समर्थक फ्रेडरिक रेडजल थे। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि इसके नियतिवाद के या निश्चयवाद के समर्थक कौन थे? तो फ्रेडरिक रेडजल थे। ठीक है, तो ये जरूर इसको याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। आगे क्या, दूसरा इसका संभववाद। इस विचारधारा में मनुष्य प्रकृति या पर्यावरण में परिवर्तन करने में सक्षम होता है। तो क्या है, इस विचारधारा में मनुष्य प्रकृति या पर्यावरण में परिवर्तन करने में सक्षम होता है। मीन्स पर्यावरण में परिवर्तन करने में मनुष्य क्या होता है, इसमें सक्षम होते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें, संभववाद विचारधारा में मनुष्य प्रकृति का दिया हुआ अनेकों अवसरों का उपयोग अपने इच्छा अनुसार तकनीकी की सहायता से कर सकता है।
प्राकृतिक में पर्यावरण में बहुत सारी वस्तुएं हैं, तो उसका जो है मानव अपने इच्छा अनुसार उसका प्रयोग कर सकता है। तो किसकी सहायता से? तो तकनीकों की सहायता से अपने इच्छा अनुसार उसको प्रयोग में ला सकता है। जैसे अगर पेड़ पौधे हैं तो ये प्राकृतिक का देन है, तो अगर पेड़ पौधे से हम लोगों को घर बनाना है तो घर बनाने के लिए तकनीक का सहायता लेना पड़ेगा। तो इसका क्या, देखिए यहाँ बोला जा रहा है प्रकृति का दिया हुआ अनेकों अवसरों का उपयोग अपने इच्छा अनुसार कर सकता है। तो मनुष्य अपने इच्छा अनुसार प्रकृति का दिया हुआ चीज का प्रयोग कर सकता है। आगे क्या है, इस विचारधारा के समर्थक विडाल डी ला ब्लास थे। तो इसके विचारधारक कौन थे? धारा के समर्थक कौन थे? तो विडाल डी ला ब्लास थे। आगे क्या है, तीसरा नव निश्चयवाद। इस विचारधारा को रुको और जाओ निश्चयवाद के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको किस नाम से भी जाना जाता है? तो रुको या जाओ निश्चयवाद के नाम से जाना जाता है। इसमें यह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, BBI है, पूछा जाता है कि निश्चयवाद को एक और किस नाम से जाना जाता है? तो रुको या जाओ निश्चयवाद के नाम से जाना जाता है। यह विचारधारा नियतिवाद तथा संभववाद विचारधाराओं के बीच का मार्ग प्रस्तुत करता है। तो दोनों के बीच का मार्ग को प्रस्तुत करता है। इसमें क्या, तीसरा, इस विचारधारा के समर्थक ग्रिफ्थ टेलर थे। तो इसके समर्थक कौन थे? तो ग्रिफ्थ टेलर थे। हम लोग इसमें बोल सकते हैं कि जैसे ट्रैफिक होता है, ट्रैफिक सिग्नल, तो उसमें क्या होता है, जब रेड जल जाता है तो क्या होता है, रुको, और जब ग्रीन जल जाता है तो जाओ। तो इसमें हम लोग इसमें क्या ले सकते हैं, रुको या तो जाओ, रुको और जाओ। तो इसका उदाहरण इसमें हम लोग ले सकते हैं, जैसे ट्रैफिक सिग्नल, तो इसका उदाहरण हम लोग ले सकते हैं। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया हो, और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।